एक बार फिर से आप सभी का टेक्नोराइज में स्वागत है। दोस्तों आज हम एनसीआर एएन एलजीएस का जो पेपर है उसका पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 लेकर आए हैं। आज जो है हम इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 हम रीड करते हैं। ये वर्क से रिलेटेड है। एज पर आईआरडब्ल्यूएम यानी इंडियन रेलवे वर्क्स मैनुअल, व्हाट इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर अ जोनल कॉन्ट्रैक्ट? चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ अप्रैल एवरी ईयर, 31 ऑफ मार्च, 1 ऑफ जुलाई या 1 ऑफ जनवरी एवरी ईयर। यहाँ पे देखिए, आपको रेफरेंस यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। आईआरडब्ल्यूएम 2000 पैरा 224 का फर्स्ट पॉइंट है। क्या है? प्लानिंग ऑफ रिपेयर शुड बी बेस्ड ऑन द इंस्पेक्शन कैरिड आउट एज मेंशन्ड अबव एंड शुड बी कंप्लीटेड वेल इन टाइम टू इनेबल द रिपेयर्स बीइंग डन अंडर द annual zonal contract which commences from 1st जुलाई each year। तो ऑप्शन यहाँ पे 1st जुलाई each year यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, व्हाट इज सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी? हम सभी जानते हैं ये जो है हमारा जो है ड्रेन के डिजाइन में काम आता है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वेलोसिटी एट ड्राई वेदर फ्लो, velocity of water at flushing, velocity at which no accumulation remains in the drain या velocity of water in a pressure filter। तो यहाँ पे आपको पैरा 608A IRWM में मिल जाएगा। What is self cleansing velocity? We can see here. It is necessary to maintain a minimum velocity, that is nothing but a self cleansing velocity in a sewer, to ensure that suspended solids do not deposit and cause blockage। तो ये जो पॉइंट सी है ना, ये ही है। वेलोसिटी एट विच नो एक्यूमुलेशन, नो डिपॉजिट, नो एक्यूमुलेशन, बोथ आर द सेम थिंग। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अगेन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। फॉर स्लो सैंड फिल्टर्स, स्लो सैंड फिल्टर्स के लिए यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर स्लो सैंड फिल्टर। तो यहाँ पे मैं आपको जो है एनपीटीएल की वेबसाइट पे से मैंने लिया है। इसे देखिए, स्लो सैंड फिल्टर्स मतलब रैपिड सैंड फिल्टर। तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट की यहाँ पे बात हो रही है, यूसी यानी यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। तो बात हो रही है यहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर्स की। तो स्लो सैंड फिल्टर के लिए यहाँ देखिए, in SSF the effective size ranges from 0.2 to 0.4 mm and uniformity coefficient between 1.8 to 2.5, 1.8 to 2.5। यहाँ पे ये इस तरीके से उसने रेंज हमको दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे स्लो सैंड फिल्टर का, और 3 तक भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो है हमारा करीब इसके बीच में यहाँ पे एग्जैक्टली तो हमको नहीं मिल पा रहा। 1.8 टू 2.5 ये आपको यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ज्यादा करीब है, बिकॉज 3 to 5 अगर हम देखेंगे तो ये हमारे रेंज के बाहर, क्योंकि अपर लिमिट 3 है। 7 to 9 का सवाल नहीं उठता, 0 to 1 वो भी नहीं है। तो सबसे करीब आंसर ऑप्शन 1 to 2 ये हमारा ऑप्शन के हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवीसी पाइप्स कैन विथस्टैंड वर्किंग प्रेशर वेरिंग फ्रॉम, पीवीसी पाइप यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप्स हमारी होती है, जो आजकल बहुत ही पॉपुलर है हर जगह पे, उसके बारे में वर्किंग प्रेशर वो कितना विथस्टैंड कर सकता है, वर्किंग प्रेशर के बारे में बात हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे दिए गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस मैंने आपको जो है आईआरडब्ल्यूएम के पैरा 529 का ई जो है, इसमें हम देख सकते हैं एक्विडक्ट्स एंड पाइपलाइन में तो पीवीसी पाइप्स हैव द एडवांटेज सो एंड सो। अब यहाँ पे अगर मैं शॉर्टकट में अगर लेके जाऊं आपको आंसर की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे thermal retentivity of PVC is very low compared to metals। PVC pipes are available in various sizes ranging from 20 mm to 315 mm and stand working pressure, ये हमारा आंसर यहाँ पे। They stand working pressures varying from 2 to 10 kg per centimeter square। यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो है यूनिट क्यों है जरा गड़बड़ हो गई, ये पर स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह पर स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इट शुड बी, बट इट शुड बी, क्या कह रहा हूं मैं, ये इट शुड बी इंस्टीड ऑफ मीटर स्क्वायर इट शुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ध्यान में रख के ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट, चेक वाल्स, व्हाट इज चेक वाल? चेक वाल जो है क्या कर रहा है इसके बारे में। चेक वाल्स आर इंस्टॉल्ड ऑन, यहाँ पे ऑप्शन है ऑन द डिलीवरी साइड ऑफ पंपिंग सेट,
एट द इंटरकनेक्शन बिटवीन पोल्यूटेड वाटर सिस्टम एंड पोर्टेबल वाटर। वो क्या करता है, वन वे डायरेक्शन फ्लो करता है ना, तो बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो इसके बारे में देखिए, आपको नीचे मैंने आपको बताया, चेक वाल्व इज आल्सो नोन एज रिफ्लक्स वाल्व और नॉन रिटर्निंग वाल्व, यानी वन वे वाल्व है। जैसे मैंने आपसे कहा भी, इट इज नथिंग बट नॉन रिटर्निंग वाल्व, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे जो है फ्लो को वो परमिट करेगा, दूसरा जो बैक वाटर जो है अलाउ नहीं करेगा। तो चेक वाल्व्स आर इंस्टॉल्ड ऑन, क्या कह रहा है, द डिलीवरी साइड। कहाँ इंस्टॉल करते हैं इनको, डिलीवरी साइड ऑफ द पंपिंग सेट एंड एट द इंटरकनेक्शन बिटवीन पोल्यूटेड वाटर सिस्टम एंड पोर्टेबल वाटर। एक तरफ जो है पोल्यूटेड वाटर, एक तरफ पोर्टेबल वाटर, इनके जंक्शन पे। तो ए और बी दोनों यहाँ पे सही है। तो ये जो है ऑप्शन सी, अगर हम देखेंगे ऑप्शन सी, इफ वी सी, तो उसके अंदर बोथ ए एंड बी कह रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, डैश इज द कंपीटेंट अथॉरिटी फॉर सैंक्शन ऑफ 3 days। यहाँ 3 days की बात हो रही है, 3 days टेम्पररी लाइसेंसिंग ऑफ रेलवे लैंड फॉर अदर देन कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल एक्टिविटीज के अलावा के लिए या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटीज के लिए यूज करना है, तो हु इज द अथॉरिटी, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। रेलवे बोर्ड, जीएम इन कंसल्टेशन विद एफएनसीएओ, सी जनरल, और से पीसी और डीआरएम। दोस्तों इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेम्पररी लाइसेंस या अगेन आईआरडब्ल्यूएम में से ही लिया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि टेम्पररी लाइसेंसिंग ऑफ लैंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क अप टू 15 days। कितने दिन की बात हो रही है यहाँ पे, अप टू 15 days, 15 दिन तक ये किसके पास है अथॉरिटी, कैन बी परमिटेड बाय डीआरएम। तो हमारे केस में क्या कह रहा है, 3 days, दैट इज इट इज लेस देन 15 days, तो कैन बी परमिटेड बाय डीआरएम। और आगे यहाँ पे ये भी कहा है कि अगर 15 दिन से ज्यादा चाहिए एंड दैट टू सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 3 months, तो इसके लिए जो है पर्सनल अप्रूवल ऑफ जीएम लगेगा। यानी कि यहाँ एक चीज समझ में आ गई, 15 दिन तक के लिए अगर टेम्पररी लाइसेंसिंग करना है लैंड का, तो अथॉरिटी डीआरएम के पास है। 15 दिन से ज्यादा सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 3 months, ये अथॉरिटी जीएम को है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, टू असेस लॉस ऑफ केम्बर इन पीएससी गर्डर, यानी प्रीस्ट्रेस कंक्रीट गर्डर में लॉस ऑफ केम्बर को असेस करना है, तो डिफ्लेक्शन कहां पे मेजर किया जाएगा। क्या कह रहा है, मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड एट मिडल एंड क्वार्टर पॉइंट्स इफ स्पैन इज मोर देन क्वार्टर पॉइंट्स। यानी कि यहाँ पे मैं समझो एक गर्डर मेरा एक बना लेता हूँ, तो इसमें केम्बर कहाँ कहाँ मेजर किया जाएगा। तो क्वार्टर पॉइंट्स, यानी कि इसे इस तरीके से ले लेते हैं, से ये हो गया हमारा एक क्वार्टर पॉइंट, ये हो गया मिडल, और ये हो गया क्वार्टर पॉइंट। यानी कि इसको क्वार्टर पॉइंट को ऐसा बोल सकते हैं कि एक क्वार्टर ये हो गया, दूसरा क्वार्टर ये हो गया, तो क्वार्टर पॉइंट्स, और ये दूसरा कहते हैं मिडल, यानी कि 3, 1/4, हाफ एंड 3/4। कब कब 3 जगह पे मेजर किया जाएगा, देखो इसको समझे क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, टू असेस लॉस ऑफ केम्बर इन पीएससी गर्डर, मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड एट मिडल एंड क्वार्टर पॉइंट्स। एक क्वार्टर ये हुआ, दूसरा क्वार्टर, यानी 3 जगहों की बात हो रही है। इफ स्पैन इज मोर देन, 4 ऑप्शन दिया है। तो इसको आप आईआरबीएम ब्रिज मैनुअल में मिलेगा, इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल 1998 एनेक्चर 11/2A के अंदर आपको मिलेगा, जो करेक्शन स्लिप के द्वारा आया था। इसके अंदर आप देखेंगे तो प्रोफार्मा के अंदर जो पॉइंट बी है, इंस्पेक्शन डिटेल, इधर पे यहाँ पे दिया है डिफ्लेक्शन और केम्बर readings applicable in case of PSC girder। तो कहाँ दिया है, L/4, L/2 and 3L/4। now what is L/4, ये जो हमने अभी यहाँ पे देखा ना, ये क्या था मेरा L/4, L/4, ये हो गया L/2, एंड दिस वन जो है यहाँ से अगर मैं इसको मेजर करूं, एक जगह से मापूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 3L/4। तो ये आपको यहाँ पे जो मैंने कहा ना, वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो हमारे को कितना स्पैन, सवाल हमारा क्या है कि कब कितने से ज्यादा स्पैन रहेगा तो 3 जगह मापना। तो यहाँ नोट देखिए आप नीचे, यहाँ पे इस चीज को गौर करने की चीज है, नीचे नोट मेंशन किया है, यहाँ हमारा आंसर छुपा हुआ है। केम्बर टू बी मेजर्ड एट द सेंटर ऑफ गर्डर L/2 ओनली। इन जनरल एक स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है कि केम्बर को कहाँ मापना है आमतौर पे, ओनली एट द सेंटर ऑफ गर्डर, दैट इज L/2। लेकिन आगे कह रहा है, however if the length of girder is more than 20 meter, तो camber to be measured at 3 locations। अगर, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया, अगर 20 मीटर से ज्यादा का लेंथ का पीएससी गर्डर है, तो इसको 3 जगह मापेंगे। कहाँ मापेंगे,
L/4 पे L/2 एंड 3 L/4, यानी कि 2 क्वार्टर पॉइंट्स और एक मिडल पॉइंट। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर हमें इसका मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एंड लॉन्चिंग मेथड ऑफ गर्डर इज। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, लॉन्चिंग एंड लॉन्चिंग मेथड ऑफ गर्डर, गर्डर लॉन्चिंग की बात हो रही है, तो उसमें कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एंड लॉन्चिंग मेथड है। एक है लॉन्चिंग विद रेल क्लस्टर मेथड, दूसरा लॉन्चिंग विद डिप्लॉरी मेथड, तीसरा कैंटिलीवर लॉन्चिंग ऑफ स्पैन्स बाय लिंकिंग एंड रोलिंग, और कहता चौथा कहता ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आईआरबीएम क्या कहता है इसके बारे में देख लेते हैं। आईआरबीएम 1998 पैरा 623, different tech in launching method, different techniques are adopted in different situations, some of them are described below। सबसे पहला वो क्या कह रहा है, लॉन्चिंग विथ रेल क्लस्टर, तो जो ऑप्शन ए था वो मिल गया आपको। दूसरा लॉन्चिंग बाय डिप्लॉरी मेथड, यानी ऑप्शन बी भी जो था वो भी सही आंसर था। तीसरा कहता है कैंटिलीवर लॉन्चिंग और स्पैन बाय लिंकिंग और कपलिंग एंड रोलिंग, यानी ऑप्शन सी भी सही है। यानी तीनों ए बी सी तीनों सही है। इसके अलावा भी तरीके हैं, लॉन्चिंग ऑफ गर्डर विद द हेल्प ऑफ अ बीएफआर, विद द हेल्प ऑफ अ बीएफआर, इससे भी कर सकते हैं, और इरेक्शन विद द हेल्प ऑफ लॉन्चिंग पैड। यानी टोटल 5 तरीके हैं एंड लॉन्चिंग मेथड ऑफ गर्डर के। कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। तो उनमें से यहाँ पे एन्यूमरेटेड जो है 1 2 3 रेल क्लस्टर डिप्लॉरी कैंटिलीवर यहाँ पे मेंशन किया, तो ये सारे के सारे सही है। तो हमारे लिए सही आंसर क्या होगा, हमारे लिए ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आउट ऑफ दिस 5 उन्होंने 3 मेंशन किया है, वो सारे के सारे हैं, तो दैट इज नथिंग बट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। अभी डेंजर लेवल, अब डेंजर लेवल की बात हो रही है। डेंजर लेवल फॉर ब्रिजेस हैविंग वाटरवे मोर देन 61 मीटर, 61 मीटर से ज्यादा जिसका वाटरवे होगा, उस ब्रिज का डेंजर लेवल कितने पे फिक्स किया जाएगा। नॉर्मली फिक्स दैट डैश बिलो द बॉटम ऑफ गर्डर। बॉटम ऑफ गर्डर यानी कि समझो ये हमारा कोई हैवी गर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे डेंजर लेवल की जब बात हो रही है, तो समझो यहाँ पे समझो कोई है, तो ये कहाँ से मापा जाएगा डेंजर लेवल, इसको मेजर कहाँ से करेंगे, ये यहाँ पे सवाल है। तो ये वैल्यू जो है ना, इसकी बात हो रही है कि ये कितनी रहेगी। तो इसके लिए आईआरबीएम इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल में पैरा 703 यहाँ पे क्या कहता है ये देख लीजिए। पैरा क्या कहता है, डेंजर लेवल है गर्डर एंड स्लैब ब्रिजेस के लिए कह रहा है वाटरवे, एक कॉलम दिया है, दूसरा कॉलम में क्लियरेंस बिटवीन बॉटम ऑफ गर्डर और स्लैब लेस देन 6.1, 6.1 to 12.2, 12.2 to 30.5, 30.5 to 61 meter, and this is more than 61 meter। हमारा क्वेश्चन क्या, हैविंग वाटरवे है मोर देन 61 मीटर, तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1200 mm is the correct answer for this। Next question, water level should be recorded at dash at the specified bridges during monsoon। मानसून में कब स्पेसिफाइड ब्रिजेस, जो नॉमिनेटेड ब्रिजेस हैं, उन पे वाटर लेवल कब रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा पूछा जा रहा है मानसून के दौरान। तो क्या है ऑप्शन, डेली है, वंस इन अ वीक, वंस इन 2 days और वंस इन 5 days। तो आईआरबीएम 1998 पैरा 711 में यहाँ पे फ्लड रिकॉर्ड ड्यूरिंग मानसून के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे पॉइंट है साउंडिंग ड्यूरिंग फ्लड्स। साउंडिंग मीन्स यहाँ पर जो है टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ वाटर, वही है। तो यानी वाटर लेवल ही हुआ, तो इसके बारे में क्या है, साउंडिंग एट स्पेसिफाइड ब्रिजेस शुड बी टेकन इन मिड स्पैन and around pier and structure when flood is at or about the danger. In case the large alluvial soils, soundings may be taken when the flood is 2/3 of the maximum flood। ठीक है, ये सब ठीक है, मैं शॉर्टकट में आगे बढ़ता हूँ। The periodicity of taking sounding, यानी वाटर लेवल लेने की पीरियोडिसिटी के बारे में क्या कह रहे हैं, taking sounding should be specified taking all factors into account। तो पहली बात तो यहाँ स्पेसिफाइड ब्रिजेस की बात हो रही थी, तो स्पेसिफाइड ब्रिज यहाँ पे आ गया। दूसरा कह रहा है पीरियोडिसिटी ऑफ टेकिंग साउंडिंग शैल बी स्पेसिफाइड टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू अकाउंट विद एटलीस्ट 1 साउंडिंग टू बी टेकन डेली, कम से कम एक साउंडिंग डेली लेना। तो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, the arrangement made to support an unsafe structure temporarily। कोई अनसेफ स्ट्रक्चर है, उसको टेम्पररी सपोर्ट करने का जो अरेंजमेंट है उसे क्या कहते हैं, शोरिंग कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, अंडरपिनिंग कहते हैं, या जैकिंग कहते हैं। तो देखिए हम इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं तो हमें समझने आसान है। शोर्स,
शोर्स और प्रॉप्स आर यूज्ड टू सपोर्ट, किस काम में आते हैं? शोर्स यूज्ड टू सपोर्ट और होल्ड अप समथिंग वीक और अनस्टेबल टेम्परेली। तो शोर के बारे में क्या कहा जा रहा है? दीज आर सम अरेंजमेंट टू होल्ड अप समथिंग वीक, यानी जो चीज कोई कमजोर है, यानी अभी लिखा है ना अनसेफ, अनसेफ भी तो कमजोर ही हुआ, तो समथिंग दैट इज वेरी वीक, तो अनसपोर्ट एंड अनसेफ स्ट्रक्चर टेम्पररीली। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है? प्रॉप्स आर यूज्ड टू सपोर्ट होल्ड समथिंग वीक और अनस्टेबल टेम्पररीली। तो ये एक हमारा जो है आंसर सटीक बैठता जैसा दिख रहा है, लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे, स्कैफोल्डिंग के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको हो सकता है कि एक ऑप्शन के अंदर हमको लगेगा सही है और हम उसको आंख बंद करके ऑप्शन ले लेंगे तो गलत हो जाता है। हमें सारे क्वेश्चंस को जो एनालाइज करके देखना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन पे पहुंचना है। तो नेक्स्ट हमारा है स्कैफोल्डिंग। Scaffolding is a temporary platform used in building construction to elevate and support workers and material during the construction। यानी कि वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, एक स्ट्रक्चर है जिस पर से लेबर्स हमारे काम कर सकते हैं, मटेरियल ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के काम आता है। तो हमारे यहाँ पे सपोर्ट करने की बात हो रही है कोई स्ट्रक्चर की, तो स्कैफोल्डिंग कैन नॉट बी द आंसर, तो स्कैफोल्डिंग तो आंसर नहीं है। नेक्स्ट, अंडरपिनिंग। व्हाट इज अंडरपिनिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये तो है कि फाउंडेशन को स्ट्रेंथनिंग के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की बात हो रही, फाउंडेशन की, तो यहाँ कोई टेम्पररी मेजर की बात नहीं हो रही, तो अंडरपिनिंग कैन नॉट बी द आंसर। अगेन अंडरपिनिंग नहीं है। नेक्स्ट, जैकिंग क्या है? जैकिंग इज अ मेथड दैट कैन बी यूज्ड to push a pipe or tunnel casing through an excavated hole। हमने कोई एक होल किया होगा, वहां से पाइप पुशिंग या टनल केसिंग को पुश करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? इट इज नथिंग बट अ ट्रेंचलेस कंस्ट्रक्शन which involves forcing the components into pre-cut opening using technology such as mechanical, hydraulic या air jack। कोई भी तरीका होगा उसको पुश करने का। तो इधर पे कहीं पर भी अनसेफ स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, ना कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो यानी कि हमने जो सबसे पहले चूज किया हुआ था, सबसे पहले हमने जो चूज किया हुआ था शोर्स या शोरिंग, यही हमारा सही है कि शोर्स और प्रॉप्स आर यूज्ड टू सपोर्ट और होल्ड अप समथिंग वीक और अनस्टेबल टेम्पररीली। तो ऑप्शन ए हमारा जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। सो क्वेश्चन नंबर 62, इसको जरा अच्छी तरह से समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन को। पहले तो हाउ मच परसेंटेज विल बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ अदर देन एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ऑफ डीएनजी इन ऑल एस्टिमेट्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करता हूं, क्या कह रहा है? अदर देन, पहली बात हो रही है अदर देन एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस ऑफ डीजी इन ऑल एस्टिमेट्स ऑफ ट्रैक रिन्यूअल वर्क्स एज लम्प सम प्रोविजन टू क्रिएट रोबस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑप्शन दिया 0.5, 1, 1.5 नील। तो इनमें से सही आंसर क्या है? तो यह आपको मैंने दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, ये रेफरेंस को गौर से आप देखिए। ये रेलवे बोर्ड की तरफ से जो है एक लेटर है, डीएनजी चार्जेस इन वेरियस वर्क्स, उसका लेटर का रेफरेंस नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू क्रिएट रोबस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पहला पॉइंट आ गया, रोबस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्यून विद इंडियन रेलवे स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूशन लमसन प्रोविजन, यहाँ बात लमसन प्रोविजन की हो रही है, ऑफ 0.5% डीएनजी चार्जेस फॉर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, ये आ गया इसको। हाँ, विल बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ अदर देन एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस ऑफ डीएनजी इन ऑल एस्टिमेट्स। देखो यहां तक तो लग रहा है कि भाई ये जो 0.5 है ये आंसर सही है, लेकिन आगे इसको अब गौर से पढ़ने की जरूरत है। अब हम जो यहाँ मार्क कर रहे हैं, एक्सेप्ट दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? इसके अलावा, किसके अलावा? फॉर वर्क्स चार्जेबल टू प्लान हेड, प्लान हेड नंबर 17 एंड प्लान हेड नंबर 31 एंड ईबीआर आईएफ। तो मैं जो यहाँ पे जब ट्रैक रिन्यूअल की बात हो रही, तो हम सभी जानते हैं कि ट्रैक रिन्यूअल का जो है प्लान हेड क्या है? 31, पीएच 31। तो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट, एक्सेप्शनल केस, यहाँ पे बात हो रही है ट्रैक रिन्यूअल वर्क की, तो दिस 0.5 कैन नॉट बी द आंसर, ये तो श्योर हो गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे के नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने फर्दर एक और रेफरेंस लिया, एनेक्चर उसी लेटर के साथ में अटैच्ड है। एनेक्चर नंबर 1 क्या है?
percentage ceiling of DNG charges for various works, including 1% provision for environmental and 0.5% of force development। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है ट्रैक रिन्यूअल वर्क की। ट्रैक रिन्यूअल वर्क, तो ट्रैक रिन्यूअल वर्क यहाँ पे चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, किसी भी प्रकार के ना ही एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस के परसेंटेज की यहाँ पे बात हुई है, ना ही अदर देन एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे खाली जगह यानी हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, क्योंकि एक्सेप्शनल ने प्लान हेड 17 और 31 दिया था, तो प्लान हेड 31 जो है इट इज नथिंग बट ट्रैक रिन्यूअल। और इस टेबल में तो बिल्कुल ही क्लियर है कि ट्रैक रिन्यूअल वर्क के लिए कोई भी डीएनजी चार्जेस, इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि आंसर मैंने यहाँ पर नील लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। as far as SOR यानी क्या है, schedule of rates, as far as schedule of rates are concerned, the limit of 25% variation would apply to 25% variation किस पे अप्लाई करेगा? ऑप्शन है इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ शेड्यूल ऑफ रेट, वैल्यू ऑफ SOR शेड्यूल एज अ होल पूरे पे, वैल्यू ऑफ SOR शेड्यूल इन इंडिविजुअल पार्ट्स, या एनी ऑफ अबव। तो यह आपको मिलेगा दोस्तों जीसीसी जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सबसे लेटेस्ट है जीसीसी 2022 अप्रैल में जो आई थी, उसका क्लॉज नंबर 42 में पॉइंट नंबर 2 का 5th पॉइंट सब पॉइंट 5, इसमें क्या लिखा है, सेम टू सेम वर्डिंग आप पाएंगे यहाँ पे, एज फार एज SOR यानी स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स आइटम्स आर कंसर्न, द वेरिएशन लिमिट ऑफ 25% वुड अप्लाई टू द वैल्यू ऑफ SOR एज अ होल। क्या बोल रहा है, एज अ होल, एंड यहाँ क्लियर कर नॉट ऑन इंडिविजुअल। तो दूसरा यहाँ पे देखिए अभी कॉन्ट्रडिक्शन है ना, यहाँ पे एज अ होल बोल रहा है, यहाँ इंडिविजुअल बोल रहा है, तो यानी कि वो क्लियर कट कह रहा है यहाँ पर कि वेरिएशन का के लिए क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल एज अ होल लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, एज पर जीसीसी यानी जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द फाइनल स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड कमीशनिंग ऑफ वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स रिक्वेस्ट, यानी कि किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था, वर्क बिल्कुल जो है कंप्लीशन या कमीशनिंग के स्टेज पर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये जो काम जो है मुझे दिया गया था, ये काम अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस काम से क्या कर दिया जाए, ऑफलोड कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, एंड गॉट एग्जीक्यूटेड थ्रू एनी अदर एजेंसी। वो कह रहा है कि मैंने अभी तक सारे काम किए, लेकिन अब मैं सक्षम नहीं हूँ काम करने के लिए, किसी और एजेंसी से आप करवाइए। ये कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के रिक्वेस्ट पे। तो कितने के लिए ये एप्लीकेबल है, तो परसेंटेज, कितना परसेंट काम बाकी रहेगा तो कॉन्ट्रैक्टर जो रिक्वेस्ट करेगा वो परमिट किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है नॉट मोर देन 10%, नॉट मोर देन 5%, नॉट मोर देन 2%, या फिर परमिट ही नहीं है, तुम्ही को काम पूरा करना। इनमें से सही क्या है, तो जीसीसी का क्लॉज 40A ये क्या कहता है, at the final stage of completion and commissioning of work, in case the contractor's failure is limited to only some of the works costing not more than 2% of the original contract value, and the contractor requests the engineer that such works may be offloaded from him and got executed through another agency, and additional cost is incurred if any should be recovered from his due। तो ये क्या करेगा, इंजीनियर जो आपका रहेगा, अगर कन्विंस होता है तो ही कैन बी परमिटेड। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर क्या है, नॉट मोर देन 2%। अगर 2% से ज्यादा काम अगर बचा है तो आप इसको परमिट नहीं करेंगे। ओनली अप टू 2% वर्क इज रिमेनिंग, whatever the work was awarded, only 2% work was remaining, तो कॉन्ट्रैक्टर के रिक्वेस्ट पे उसको ऑफलोड करके दूसरी एजेंसी से वो काम कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, IRPW में आगे ना हम आ गए। रेल टेंसर इज यूज्ड, देखिए वर्ड देखिए पहले तो, रेल टेंसर यानी कि एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा टूल रेल को जो है टेंशन देगा, यानी जो रेल को पुल करेगा। इज यूज व्हेन, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, रेल टेम्परेचर इज लेस देन TD, यानी रेल टेम्परेचर TD डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर से कम है, या दूसरा रेल टेम्परेचर इज मोर देन TD, टाइम इज इनएडिक्वेट व्हेन ब्लॉक इज नॉट अवेलेबल। तो रेल टेंसर कब यूज करते हैं, तो यहाँ पे दो पॉइंट जो है, इसको तो आप पहले से निकाल, ब्लॉक नहीं है
अवेलेबल, इस वजह से हम लोग रियल टेंसर यूज करते, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब हमको हमारे टीडी के टेम्परेचर पे ब्लॉक नहीं मिलता तो हम रियल टेंसर, अगर ऐसा सवाल होता तो हम बोल सकते थे कि आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर है टीडी, उस पे ब्लॉक नहीं मिल रहा है मैनुअल डिस्टेंसिंग के लिए, तब हम रियल टेंसर यूज करें। अगर ऐसा होता तो ठीक था। तो यहाँ पे क्या करा, व्हेन ब्लॉक इज नॉट अवेलेबल, तो ब्लॉक नहीं है तो रियल टेंसर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, हमको कट लगा के रियल टेंसर लगाना पड़ता है, ब्लॉक इज रिक्वायर्ड। ये तो गलत हुआ। नेक्स्ट, टाइम इज इनएडिक्वेट, समय हमारे पास नहीं है, तब यूज करेंगे। रेल टेंसर को आपने देखा होगा, मेरा वीडियो रेल टेंसर का काफी बड़ा होता है, रेल टेंसर उसको असेंबल करना, ये सारे उसमें बहुत टाइम लगता है, तो टाइम इनएडिक्वेट भी नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं, रेल टेम्परेचर इज मोर देन टीडी। अब देखिए इधर यहाँ पे हमको समझना है कि समझो ये हमारी एक कोई रेल है, ठीक है। अब इस रेल को जो है हमें डीस्ट्रेसिंग करना है। जब डीस्ट्रेसिंग हमें इसे करना है, इसको डीस्ट्रेसिंग करने के टाइम पे हमको रेल को पुल करना है। हमें क्या करना है? रेल को पुल करना है। से ये जगह है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक रेल टेंसर लगा दिया। यहाँ मैंने रेल टेंसर लगा दिया। तो सिंपल लॉजिक है कि डीस्ट्रेसिंग टेम्परेचर टीडी, उस टेम्परेचर से जब टेम्परेचर कम होगा तभी तो रेल को खींचा जा पाएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो रेल को तो कंप्रेस करना, तो रेल कंप्रेसर लगेगा। तो इसके लिए हमारा जो है आंसर यहाँ पर क्या होगा? हमारा आंसर होगा रेल, व्हेन रेल टेम्परेचर इज लेस देन टीडी, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है? लेस देन टीडी। डीसेसिंग टेम्परेचर से जब कम टेम्परेचर रहेगा, मुझे टीडी पे ब्लॉक नहीं मिल दे सकते आप, कोई बात नहीं, आप क्या कर रहे हैं, टीडी के पहले ही थोड़ा ब्लॉक दे दिए ताकि थोड़ा लोअर साइड में रहेगा, तो रेल को हम लोग पुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने आपको रेफरेंस बताने भूल गया था, खैर मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे पैरा 339 में ये क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है, जो मैं कह रहा था आपको, द वर्क ऑफ डिस्टेंसिंग शैल बी डन अंडर ट्रैफिक ब्लॉक अंडर द पर्सनल सुपरविजन जी, डिस्टेंसिंग शैल बी डन व्हेन रेल टेम्परेचर फॉल्स बिटवीन द रेंज प्रोवाइडेड फॉर टीडी। तो ये तो एक कहा है कि जब टीडी के रेंज में टेम्परेचर आएगा तब डिस्टेंसिंग करो। दूसरा, इफ रिक्वायर्ड टेम्परेचर cannot be obtained in field, destressing can be done at a little lower temperature than the targeted stress free temperature T0 with the use of rail tensor। यानी कि अभी मैंने यहाँ स्क्रीन पे जो हाईलाइट कर रखा है ये हमारा आंसर है, at a little lower temperature than the targeted stress free temperature T0 with the help of restress। stress free temperature is nothing but TD हमारे केस में, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा रेल टेम्परेचर लेस देन TD, ये हमारा आंसर बिल्कुल सटीक बैठता है। क्वेश्चन नंबर 66, ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ ट्रैक मशीन इन ब्लॉक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक पर्टेन्स टू। यानी जब ट्रैक मशीन ब्लॉक में काम कर रही है तो ट्रैक का जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? क्या वो एसएससी जेई पीवे की है? क्या वो एसएससी जेई ट्रैक मशीन की है? क्या उसकी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की, या फिर कोई जरूरत नहीं? तो यहाँ पर हम देखेंगे IRTM, इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल 2019 पैरा 702 का पॉइंट नंबर 2। यहाँ पर मेंशन क्या किया है? सुपरविजन ऑफ वर्क्स ऑफ ट्रैक मशीन, द ट्रैक मशीन शैल वर्क अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एन इंजीनियरिंग ऑफिशियल नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसएससी जेई पीवे। यानी कि कोई भी ट्रैक मशीन चलाना है तो मिनिमम एसएससी का जेई पीवे चाहिए। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन? जो एसएससी जेई पीवे है, कंपनी कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है वर्क को, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द ट्रैफिक ब्लॉक। क्या काम है उसका? ब्लॉक लेना काम है। कोऑर्डिनेटिंग फॉर शंटिंग इन द यार्ड, एंट्री ऑफ मशीन इनटू द ब्लॉक सेक्शन, एंड यहाँ पे देखो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइन व्हाइल द वर्क इज इन प्रोग्रेस। तब अगर मैं इस पॉइंट को मुझे डबल हाईलाइट करना पड़े, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइन व्हाइल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक पर्टेन्स रिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग वर्किंग ना। तो ये पॉइंट हमारा है किसकी जिम्मेदारी? एसएससी जेई पीवे। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्या कह रहा है? सीएसएम मशीन के बारे में है। क्या है? इन सीएसएम मशीन टैंपिंग यूनिट is not going up and down during टैंपिंग ऑपरेशन। हम सभी लोग जानते हैं कि टैंपिंग करने के टाइम पे टैंपिंग टूल को नीचे आना होता है, फिर पैकिंग करना है, स्क्वीज करना है, फिर अपनी पोजीशन पे जाना है, फिर इंक्रीमेंट होना है, अगले स्लीपर पे जाना है, तब काम करना है। अगर एक मेरी सीएसएम मशीन है, उसका टैंपिंग यूनिट ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो रीजन क्या हो सकता है? यहाँ पे कुछ रीजन दिया है।
एक है डिफेक्टिव प्रोपोर्शनल वैल्यू, नो चार्जिंग प्रेशर, नो सिस्टम प्रेशर, आइदर ए और सी और बोथ। इस तरीके से उन्होंने 4 ऑप्शन दिया। दोस्तों ये आपको जो है रेलवे बोर्ड की तरफ से, आरडीएसओ की तरफ से एक लिटरेचर है जो ट्रबल शूटिंग सीएसएम मशीन के बारे में है। इस पर TM62 TS0932 CSM मार्च 2004 का है। इसके अंदर से मैंने ये डेटा निकाला है। क्या है, अब दो चीजों की यहाँ पे बात हो रही है। पहला तो वो कह रहा है कि नॉट गोइंग डाउन, तो नॉट गोइंग टैंपिंग यूनिट नॉट गोइंग डाउन, तो प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है। पहला तो कह रहा है टैंपिंग यूनिट लॉक नॉट ओपन, तो ये ऑप्शन में हमारे नहीं है। आगे बढ़ते, अनलॉकिंग इंडिकेशन लिमिट स्विच नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, वो भी नहीं है। थर्ड पॉइंट आप देखिए, नो सिस्टम प्रेशर यहाँ पर है, यहाँ पर भी नो सिस्टम प्रेशर है। नेक्स्ट, डिफेक्टिव प्रोपोर्शनल वैल्यू यहाँ पर है, तो डिफेक्टिव प्रोपोर्शनल वैल्यू भी यहाँ पर है। नो सप्लाई ऑन प्रोपोर्शनल वैल्यू व्हेन टैंपिंग पेडल इज प्रेस्ड, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। यानी कि सिस्टम प्रेशर और डिफेक्टिव प्रोपोर्शनल व्हाइल गोइंग डाउन में तो है। अब हम लोग टैंपिंग यूनिट नॉट गोइंग अप ड्यूरिंग टैंपिंग, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें भी क्या कह रहा है, नो सिस्टम प्रेशर यहाँ पे मेंशन है, हमारे ऑप्शन में भी नो सिस्टम प्रेशर है। पिस्टन रॉड और पिस्टन ब्रोकन, वो तो नहीं है यहाँ पे। डिफेक्टिव प्रोपोर्शनल वैल्यू अगेन यहाँ पे अपीयर हो रहा है, ठीक है। नो सप्लाई प्रोपोर्शनल, ये नहीं है। तो यहाँ पे ए और सी दोनों ही सही है। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से ए और सी, या तो ए या तो सी या तो दोनों, ये सही है। या तो ए की वजह से, यानी कि सिस्टम प्रेशर नहीं होगा, तो हो सकता है कि टूल ऊपर नीचे ना हो, या ये हो सकता है डिफेक्टिव प्रोपोर्शनल वैल्यू है तब हो, या ये हो सकता है कि इन दोनों का कंबाइंड कारण हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। CPOH वर्कशॉप, ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं है। CPOH वर्कशॉप इज अब्रीविएशन ऑफ, किसका अब्रीविएशन है CPOH? तो यहाँ पर सेंट्रल प्लानिंग ओवरहेड वर्क, कंपाउंड प्रिपरेटरी ओनर वर्कशॉप, सेंट्रल पीरियोडिक ओवरहॉलिंग वर्कशॉप, सेंट्रल पीरियोडिक ओवरहेड वर्कशॉप। ओवरहॉलिंग अक्सर POH जितने भी है ना, IOH POH जो हम लोग बोलते हैं, ROH बोलते हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, ओवरहॉलिंग। OH इनके अंदर कॉमन होता है, ओवरहॉलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन से भी अगर हमने ट्राई किया ना, ओवरहेड, यहाँ पे नहीं, ओवरहेड नहीं हो सकता। दूसरा ओनर, ये भी नहीं है। ओवरहेड, ये भी नहीं है। तो यही हमारा आंसर बचा कुचा है, सेंट्रल पीरियोडिक ओवरहॉलिंग वर्कशॉप, ठीक है, ओवरहॉलिंग वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, रेफरेंस रेल फॉर लाइनिंग सिस्टम ऑन कर्व ट्रैक इज, गोलाई वाला ट्रैक है, लाइनिंग के लिए रेफरेंस रेल क्या होगी? आउटर रेल होगी, इनर रेल होगी, या इनमें से कोई भी, या एक भी नहीं। तो इसको यहाँ पे आप देख लेते हैं, लाइनिंग सिस्टम के पहले यहाँ पे तो डेफिनेशन मेंशन किया, क्या कहता है, द रेफरेंस रेल फॉर कैरिंग आउट अटेंशन टू अलाइनमेंट शुड बी सेलेक्टेड एज गिवन बिलो। हमारी बात हो रही है रेफरेंस लाइन की, रेफरेंस लाइन हमको मिल गया टर्म, हाँ, फॉर कैरिंग अलाइनमेंट शुड बी बेस्ड ऑन कर्व ट्रैक की बात हो रही है, यहाँ पर भी ऑन कर्व ट्रैक की बात हो रही है। क्या कह रहा आंसर इसमें, गोलाई वाला ट्रैक है तो आउटर रेल, क्या कह रहा है, आउटर रेल, गोलाई है तो क्या करना, आउटर रेल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। इसमें ये भी लिखा है, इफ आउटर रेल इज हाईली वर्न आउट, अगर आउटर रेल बहुत ज्यादा उसका घिसाव हो गया है, बहुत ज्यादा उसका वेयर एंड टेयर हो गया है, तो इनिशियल रेल को भी लिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पे कर्व ट्रैक में आउटर रेल विल ओनली बी टेकन एज रेफरेंस। Question number 70. Squeezing pressure specified for tamping machines for plain PSC sleeper as per IR TMM 2019. क्या है, क्या है क्वेश्चन, पहले समझो। बात हो रही है स्क्वीजिंग प्रेशर की, किसके लिए, टैंपिंग मशीन के, और कौन सा टाइप के स्लीपर, प्लेन PSC स्लीपर। तो देखिए अलग अलग केसेस है इसके अंदर, प्लेन ट्रैक का है, टर्नआउट का है, सबके अलग अलग प्रेशर, वुडन का अलग है, PSC का अलग है, अलग अलग प्रेशर है। तो यहाँ पर एज पर IRTMM तो पैरा 206 में हमको स्क्वीजिंग प्रेशर की डेफिनेशन मिलती है, फिर बाद में उसका आंसर टेबल 2.1 के अंदर, प्लेन ट्रैक PSC, जैसा हमारा प्लेन PSC लिखा है, तो स्क्वीजिंग प्रेशर इज 110 to 120 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, अब हम आ गए राजभाषा में। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन विल बी हिंदी एंड द स्क्रिप्ट विल बी,
भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? रोमन होगी, खरोस्ती होगी, देवनागरी होगी या ब्राह्मी होगी? हम सभी जानते हैं इसका आंसर देवनागरी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 which subcommittee of parliamentary committee on official language inspects railway officers? हिंदी में पढ़ लेता हूँ। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति, यानी राजभाषा की जो समिति है उसकी उप समिति, कौन सी उप समिति रेलवे कार्यालयों का निरीक्षण करती है? यानी कि यहाँ पर फर्स्ट सब कमिटी, सेकेंड सब कमिटी, थर्ड सब कमिटी, यानी पहली उप समिति, दूसरी उप समिति, तीसरी उप समिति, ये सारा के सारा मेंशन किया है। तो इनमें से कौन जांच करेगा, निरीक्षण इनका कौन करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर जो है सेकेंड है, दूसरी उप समिति, यानी सेकेंड सब कमिटी वुड बी द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट अगेन राजभाषा का क्वेश्चन है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोक सभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज? यानी कि कितने लोग राजभाषा से जो है लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं? 5, 10, 15 या 20? तो इसका आंसर है दोस्तों लोकसभा में 20, राज्यसभा में 10। लोकसभा में 20, राज्यसभा में 10। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता जुलता है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी? देखिए पहले बात हो रही थी लोकसभा में कितने लोग, तो लोकसभा के लिए हमने क्या कहा, लोकसभा के लोगों के बारे में बात हुई ना, लोकसभा के कितने मेंबर है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा है, तो उसमें क्या था आंसर हमारा ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर। अब आगे जो बात हो रही है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, अब राज्यसभा की बात हो रही है, आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो इसका आंसर है लोकसभा में 20, राज्यसभा में 10। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, which schedule of constitution mentions about the official language of the state? हिंदी में भी पढ़ देता हूं। संविधान की किस अनुसूची में राज्य की राजभाषाओं का उल्लेख है? तो उसके अलग अलग अनुसूची है, तो उसके अंदर से कौन सा सही है, 6th, 8th, 9th या 10th? तो ये जो है 8th शेड्यूल जो है ना, उसके अंदर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बातचीत हुई है। तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। इसी तरह आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। मैं भी आप लोगों के साथ में जो है नए नए क्वेश्चन का आंसर निकाल के मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखिए। इस तरीके से जो है हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए।